नो सर। हो गया। नमस्कार। पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा के तीसरे दिन के द्वितीय अकादमिक सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में विदित है कि इस सत्र की अध्यक्षता सिक्किम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मीनू पंत मैडम कर रही हैं, जो कि अपने पद पर अध्यक्षीय दायित्व के रूप में वो मंच को सुशोभित कर चुकी हैं। मैं आपका इस सत्र में, इस सदन में स्वागत करता हूं। इस सत्र में हमारे साथ और 3 वक्ता हैं, जैसा कि हम पटल पर देख पा रहे हैं। असम विश्वविद्यालय के दीपू परिसर से प्रोफेसर जय कौशल जी हमसे जुड़े हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस सत्र में, इस सदन में 2 वक्ता मौजूद हैं, एक नागालैंड से और दूसरे मिजोरम से। सबसे पहले मैं मिजोरम से पधारे डॉक्टर लक्ष्मण ओमा जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी क्रम में मैं नागालैंड से पधारी डॉक्टर वित्योलेन्यो लीजिया जी से भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर बीनू पंत मैडम से आप सब परिचित हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वह सिक्किम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। और जो विशेष बात है वो यह कि सिक्किम की जो लोक संस्कृति है और खास करके जो लिम्बू समुदाय है, उसमें मुंदुम को लेकर के मैडम का बहुत ही गंभीर काम है। कल आपने, परसों के सत्र में आपने खाद्य संस्कृति पर सुना ही। इसके अलावा औषधियों की जो संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, उस पर आपने पोस्ट डॉक किया है। निश्चित रूप से वह भी एक गंभीर काम है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस सत्र में अध्यक्ष के तौर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो अधिक समय न लेते हुए मैं वक्ताओं की ओर अग्रसर होता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि इस सत्र में हमारे साथ नागालैंड से जुड़ी हैं क्षमा चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन मौजूद हैं उनका अगर हम पहले कर लेंगे तो हो सकता है कि तकनीकी अगर दिक्कत आएगी बीच में तो उसको संभाला जा सकता है। तो सबसे पहले असम विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पटल पर मौजूद हैं प्रोफेसर जय कौशल जी। आपका एक संक्षिप्त परिचय सदन के समक्ष में रखना चाहूंगा। आप असम विश्वविद्यालय से पूर्व त्रिपुरा विश्वविद्यालय में और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन का काम किया है। कई महत्वपूर्ण वेब साहित्य पर केंद्रित आपके कार्य प्रकाश में आए हैं। तितास एक नदी का नाम, त्रिपुरा की गारिया लोकगीत, आपने लाइव जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद आपके द्वारा किया गया है। 30 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 3 कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। 10 ईपीजी पाठशाला के वीडियो लेख आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। चामुराई आम्पा एक प्रेम कथा, ये सीरियल है, इसके सह पटकथा लेखक आप रहे हैं। त्रिपुरा से लेकर असम और कुछ हिस्सा बंगाल का, कोलकाता में रहने के नाते आपने लोक साहित्य को लेकर के कई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मैं जो आज आपका विषय है, भारतीय ज्ञान परंपरा की जो मौखिक परंपराएं हैं और उसमें जो पूर्वोत्तर का स्वरूप है, इस विषय पर बात रखने के लिए बहुत ही आदर के साथ आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर जय कौशल जी। और मैं हितेंद्र मिश्र सर से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच के सम्मुख सर अपना स्थान ग्रहण कर लें।
दरअसल लैपटॉप से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए। जी, प्रोफेसर जय कौशल जी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलने का मौका देने के लिए संस्थान के प्रोफेसर कुशल सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष कौशल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। आप अपनी लोकेशन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें प्लीज। यहाँ से हो देखिए, यहाँ हम लोगों को फोन भी नहीं मैं कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ का वाईफाई ले लेंगे भी चलेगा। जय कौशल सर, हम लोग थोड़ा समय को बचाते हुए तब तक दूसरे वक्ता को ले लेते हैं, फिर तब तक आप तैयार हो जाइए। हमारे बीच मौजूद हैं मिजोरम राज्य से डॉक्टर ललित कुमार उमा जी। आपका एक संक्षिप्त परिचय म्यूट मुझे कर लगता है लीजिए मैं जुड़ सर। गया हूँ, अगर आप ठीक है, जैसा भी ठीक अच्छा, अगर आप तैयार हो गए सर आप बोलिए। जय कौशल सर। ओके ओके ओके। तो इस तकनीकी सत्र के पूर्व अध्यक्ष, मुझे लगता है अब आप मुझे सुन पा रहे हैं। इसके अलावा जो मेरे साथी वक्ता हैं वे सबका मैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े, मैं सबको नमस्कार कायम करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा और पूर्वोत्तर की मौखिक परंपरा विषय पर मैं कार्बी जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर बात करने जा रहा हूँ। मित्रों, कार्बी जनजाति आप सब लोग जानते हैं, असम में कार्बी आंगलोंग में पाया जाने वाला एक प्रमुख इंडिजिनस समुदाय है। मैं खुद पूर्वोत्तर का नहीं हूँ, पूर्वोत्तर में हूँ पिछले 17 सालों से, और मेरा ये पेपर कुछ देखकर, कुछ पढ़कर और कुछ समझकर मुझे लगता है पिछले कुछ समय से इसे तैयार किया गया है। तो अगर बहुत थोड़े से में बात करें तो जिसे आप कार्बी कहते हैं उसके 2-3 नाम है, आर्लिंग है, मिकिर है, कार्बी है। मिकिर शब्द डेरोगेटरी है, इसे अब कार्बी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आर्लिंग शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, और दूसरे शब्दों पर नहीं जाऊंगा। उत्पत्ति की थोड़ी सी बात करते हैं। उत्पत्ति में एक लोक कथा का जिक्र करूंगा। पक्षी था ऐसा माना जाता है, और उसके हजारों अंडों से मनुष्य जाति पैदा हुई। पहले अंडे से अहोम आए, दूसरे अंडे से चोमांग आए, खासी, तीसरे से नागा आए, और जो सबसे बड़ा अंडा था, ये कार्बियों में मौजूद कथा है, उससे कार्बी जनजाति का उद्भव हुआ। कार्बी एरिया में पाए जाते हैं, तेजपुर से लेकर अरुणाचल और कुछ दूसरे हिस्सों में भी आप इन्हें देख सकते हैं। 3 तरह के धर्मों का पालन करते हैं। एक जिसे आप एनिमिज्म कहते हैं, जीववाद कहते हैं, सर्वात्मवाद कहते हैं। हर चीज में जैसे सजीव और निर्जीव सब में ये जीवनी शक्ति या आत्मा को मानते हैं। दूसरा हिस्सा है, मुझे असल में अपनी बात इसी पर करनी है, केवल 1 लाइन में 2 लाइन में और धर्म की बात कर रहा हूं। दूसरा कार्बियों का जो हिस्सा है वो ईसाई धर्म से रिलेटेड है, और जो तीसरा हिस्सा है वो लखीमन धर्म है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने लखीमन धर्म के बारे में सुना है। ये असल में ईसाई धर्म के प्रतिपक्ष में या विरोध में खड़ा हुआ एक ऐसा धर्म है
जो कार्बियों में हिंदू प्रथाओं और परंपराओं और देवताओं को एक्सेप्ट करता है। जिस तरह की ये इंडिजिनस जनजाति है जिसमें शराब का, बलि का प्रचलन है, ये उस सब के खिलाफ खड़ा हुआ धर्म है। और आज की लगभग स्थिति ये है कि लक्ष्मण धर्म और ईसाई धर्म इस एरिया में लगभग बराबर है। तो ये थी सामान्य बातें। अगर हम अपने विषय पर आए तो ये कि 3 तरह का स्वास्थ्य मुझे लगता है हम लोग उस पर ध्यान दिया करते हैं। एक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, एक हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, और तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य हम लोग गिन सकते हैं। ऐसा स्वास्थ्य जो व्यक्ति और समाज के बीच की अंतःक्रिया को दिखाता है। कार्बी लोग अपने समाज को और खुद को स्वस्थ रखने के लिए 2 तरह के देवताओं की पूजा करते हैं। एक जो कि गृहस्थ देवता है, एक जो गृहस्थ से बाहर के देवता हैं। कुल मिलाकर ऐसे ये उन्हें मानते हैं कि आत्माएं 2 तरह की, या देवता 2 तरह के हैं, एक अच्छे देवता और दूसरे अपदेवता। अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं। अच्छी आत्माएं आपके यहाँ सुख समृद्धि लाती हैं, और बुरी आत्माएं आपके यहाँ रोग पैदा करती हैं। तो इसके लिए ये 2-3 तरीके उपचारों के अपनाते हैं, जिन्हें आप भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, जिसे आप एथनो मेडिसिन कहते हैं, उस रेफरेंस में, या प्राचीन चिकित्सा पद्धति के रेफरेंस में समझ सकते हैं। एक का नाम है से कारकली। से कारकली में होता यह है कि पुजारी किसी बलि चढ़ाए हुए मुर्गे, बकरी या सूअर की आंत या जिगर को निकालकर उसका निरीक्षण करता है और फिर उपचार बताता है। कई बार वो मुर्गे का सिर और उसके पंखों की दिशा की भी जांच करता है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि कुछ पौधे, जड़ी बूटियां, मछलियां और कुछ कहना चाहिए उत्पाद भी उपचार के क्रम में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है कफेरम। एक था से कारकली और दूसरा उपचार का तरीका है कफेरम। आप इसे मौखिक, पारंपरिक मौखिक उपचार कह सकते हैं। इसमें आप ये लोग मंत्रोच्चार करते हैं, झाड़ फूंक चाहे तो कह लें, जादू टोना चाहे तो कह लें, और जितनी सारी इस तरह की बीमारियां ये मानते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों में ये इसका प्रयोग करते हैं। हड्डी टूटना, मोच, फ्रैक्चर। एक नाम है बाप के चुलांग, जिसमें जहर का सेवन हो या बुरी नजर लग जाए। खांसी, पेट दर्द, मूत्र संक्रमण, फोड़े, नई माँ के यहाँ दूध की कमी होना, स्किन इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस, कुत्ते बिल्ली को काटना, कुत्ते बिल्ली का काटना, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके उपचार के लिए ये लोग कफेरम का उपयोग करते हैं। तो अगर हड्डी टूट जाए तो क्या करते हैं, सरसों का तेल मालिश करते हैं और उसके साथ कुछ मंत्रोच्चार करते हैं। अगर आंख में संक्रमण हो जाए तो एक मंत्र है जिसे पोरम कहते हैं, उस आंखों पे हल्की हल्की फूंक मारते हुए ये मंत्रोच्चार करते हैं। तीसरा, बाप का अर्थ दूसरा होता है, इनके यहाँ बाप का अर्थ बिल्कुल दूसरा है, और बीमारी का नाम है बाप का अर्थ है घास। यहाँ ये घास सामान्य नहीं है, ये असल में जहर की सूचक है। तो 2 तरह के जहर दिए जाते हैं, एक जीवित जहर, एक मृत जहर। इसको ठीक करने के लिए मंत्रोच्चार यहाँ होता है। और तीसरे, आप जिसे आप सिर दर्द कहते हैं, पेट दर्द कहते हैं, उल्टी कहते हैं, अगर बांस काटने के दौरान अगर कोई चोट लग जाए तो उसके लिए कैफो कफेरम नाम का, मैं आपको आगे एक मंत्र बताऊंगा, उपयोग करते हैं। स्किन में अगर संक्रमण हो जाए तो उसके लिए अलग मंत्र है। और मुझे ये कहना है कि एक सर्वे हुआ गांव में जाकर। आप इस मंत्र पद्धति को चाहें तो नकार सकते हैं, स्वीकार सकते हैं, लेकिन कार्बियों में इसकी इतनी अधिक मान्यता है कि 10 लोगों पर यह पद्धति अपनाई गई और उसमें 8 लोग ठीक हो गए। मैं सर्वे की बात कर रहा हूं।
दूसरा तरीका इनके यहाँ है कि ये कुछ भौतिक वस्तुओं का प्रयोग कि औषधियों का प्रयोग करते हैं। पानी है, सरसों के बीज हैं, अगर उसके बाद चावल के दाने हैं, अदरक है, ऊख है, लार है, राख है, हल्दी है, इतने सारे तरीके, इतनी सारी चीजें हैं जिनका ये उपयोग उपचार में किया करते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण है मंत्र का कि अगर आपको कोई कीट काट ले, कोई कीड़ा काट ले, तो उसके लिए इनके पास एक मंत्र है, 3-4 लाइन बोलूंगा। उर्मी पेन, दुर्मी पेन, इंक्रोय पेन, इंथे पेन, कि पूर्वजों के स्मृति और कथाएं, मिथक और इतिहास सब तुम्हारे साथ हैं। पूर्वजों की गाथाएं, कथाएं तुम्हारे साथ हों। अथोकोरा बोथोकोरा, सभी बाधाओं को दूर करो। मातृभूमि की रक्षा करो। धरती की शक्ति का आशीर्वाद दो, सभी बुराइयां दूर हो, और पूर्वजों की कृपा और परंपरा से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हो कि ये रोगी ठीक हो जाए। इस तरह के मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पशु उत्पादों का और कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग ये लोग करते हैं पारंपरिक चिकित्सा में। जब खांसी हो जाए, सर्दी, बुखार, सिर दर्द, तो अदरक, इस एरिया में अदरक बहुत प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिला हुआ है, का उपयोग किया जाता है। मेजेंगा की छाल है और उसके फल और बीजों का प्रयोग दांत दर्द के लिए ये लोग प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद अदरक, अगर आपको कहीं चोट लग जाए, हमारे यहाँ भी कई जगह आप इसे देख सकते हैं, कहीं चोट की जगह पर अदरक का या हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वीड की पत्तियां, ये मूत्रवर्धक हैं, पसीना लाने वाली हैं, और श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है अर्जुन की छाल का, अर्जुन की पत्तियों का निमोनिया में, दस्त में, कुष्ठ में, और जीभ, मुंह और मसूड़ों की सूजन में प्रयोग किया जाता है। इमली की पत्तियां, फल और बीज बुखार में, अल्सर में, पीलिया में। लौंग का प्रयोग उल्टी में, पाचन में, पाचन संबंधी समस्याओं में, खांसी में और दांत दर्द में प्रयोग करते हैं। अरंडी का तेल जोड़ों के दर्द में, अमरूद पेट दर्द और दस्त के लिए, रजनीगंधा मुहासे और गोनोरिया के उपचार के लिए, जायफल का गोंद मुंह के घावों को ठीक करने के लिए, करी पत्ता बीपी, ल्यूकोडर्मा और गंदा अल्सर और डिसेंट्री, इस सब में प्रयोग किया जाता है। और आगे चलें, जंगली हल्दी का मैंने जिक्र किया ही। उसके बाद मछली के ढेर सारे प्रयोग इनके यहाँ मिलते हैं। अगर आपको कमजोरी है, तो यहाँ के जो कुरुसर हैं या गुरु हैं या तो ओझा हैं, जो भी कह लीजिए, जो कि यहाँ के आप ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं, जो कि ये बताते हैं, या चिकित्सक कह सकते हैं पारंपरिक अर्थ में, तो ये बताते हैं कि कौन सी मछली का कौन सा हिस्सा खाने से क्या बीमारी ठीक होती है। तो अगर कमजोरी है तो नाकुर कैटफिश खाई जाती है, एंगुला खाई जाती है। अगर आपके अंदर क्या मछली का वसा, रूमेटिज्म के प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद केकड़ा खाया जाता है अगर आपको अंधापन हो। इतनी सारी चीजें, मछली असल में इनके यहाँ इतनी जरूरी कहना चाहिए चीज है, जो हर पूजा में, हर अनुष्ठान में और हर जगह होती है। उसके बाद अगर बच्चों में एक विकार है, अगर बच्चा बड़ा हो रहा हो, चलने से इनकार कर दे, अगर बच्चा अपने बाल खींचता रहे, हमेशा अपने नाखून काटता रहे, कोहने और घुटने काटता रहे, भूख ना लगे, तो उसके लिए इनके यहाँ एक प्रक्रिया है जिसको निह के डुम कहते हैं, और वो मामा करता है। और उसमें बाकायदा मामा बच्चे के साथ संवाद करता है उसी ओझा की उपस्थिति में, और उसमें शराब की बोतल के साथ कुछ मंत्रोच्चार हैं वो किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 141 मंत्र वो हैं जो इस पूरी चिकित्सा पद्धति में काम आते हैं। मैं जल्दी जा रहा हूं, ये ध्यान रखते हुए कि आपके पास समय की कमी है।
भुगतान, अगर आपने इलाज करवाया तो भुगतान कैसे करेंगे? आज का जमाना है कि हम पैसे देते हैं, लेकिन जो पारंपरिक पद्धति है उसमें बकरी, सुअर का मांस, मुर्गी, स्थानीय शराब जिसे होरलांग कहते हैं, इस तरह के सुपारी, पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, ये सब चीजें दी जाती हैं। तो एक ऐसी स्वदेशी या स्थानीय रूप से विकसित चिकित्सा पद्धति यह है कि जो अपने आप में मैं कहूँगा स्वतंत्र किस्म की चिकित्सा पद्धति है। हम आप चाहें तो इस पद्धति को किसी लेवल पर तर्क के स्तर पर स्वीकार सकते हैं, किसी हिस्से को नकार सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा है जिसे मुझे लगता है आज भी सोसाइटी में स्थानीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पश्चिमी चिकित्सा पद्धति कहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज भी वो मौजूद नहीं है, आयुर्वेद भी नहीं पहुंचा है और दूसरी चीजें भी यहाँ पर होम्योपैथ नहीं पहुंचा है। तो उन सब जगहों पर जिसे आप इंटीरियर प्लेसेस कहते हैं, वहां आज भी ये पुरानी पद्धतियां काम आ रही हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में, एक दूसरे का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य बेहतर करने में उपयोग में लाई जा रही है। ये एक व्यवस्था है। बहुत शॉर्ट में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की। बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद जय कौशल जी। धन्यवाद प्रोफेसर जय कौशल जी। आज मैंने आपको बिल्कुल अलग तरीके के विषय पर सुना। आप विशुद्ध रूप से हिंदी के विद्यार्थी और प्रोफेसर हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपने काफी गहन अध्ययन और शोध किया है इस विषय पर। कई दुर्लभ जानकारियां भी आपके द्वारा कारवी समाज के बारे में, उनकी मान्यताओं के संदर्भ में और उनकी आस्थाओं और खास करके चिकित्सा पद्धति को लेकर के जो आपने जानकारी दी, निश्चित रूप से वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज तकनीकी और अत्याधुनिक समाज में जी रहे हैं, बावजूद इसके जो पारंपरिक चीजें हैं उसका उपयोग कैसे आज भी जरूरी है, यह आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए संकेत किया है। धन्यवाद सर। अब हम अपने अगले वक्ता की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे मध्य मौजूद हैं मिजोरम से डॉक्टर ललचुआन ओमा जी। आज आप जिस विषय पर बात रखेंगे उसका शीर्षक है मिजो लोक कथाओं में अभिव्यक्त समाज और संस्कृति। लेकिन उससे पहले, आमंत्रित करने से पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। आप मिजोरम हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज में अध्यापक के रूप में संबद्ध हैं। खास करके हिंदी शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनका प्रोत्साहन करते हैं। मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड जैसी जगहों पर हिंदी को लेकर के काम करना निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और प्रशंसा की बात है। आप ऐसी जगह पर ट्रेनिंग जैसे कार्य से संबद्ध हैं और इसके अलावा केवल अध्यापन ही नहीं बल्कि जो मिजो लोक कथाएं हैं उसको लेकर के आपका बहुत ही गंभीर कार्य है। कई सारे अनुवाद आपके प्रकाशित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जो समय मैं ले रहा हूं वो आप लें। बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आपको अपने उद्बोधन के लिए। ललचुआन जी। सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वेणु पंत जी, सम्मानित मंच तथा इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान का मेरा प्रणाम। मैं मिजो में बोलता हूँ चिबाई। चिबाई हम जब भी किसी को अभिवादन करते हैं मिजो में चिबाई कहते हैं। आपने पहले सत्र में डॉक्टर अमित से सुना था कि मिजोरम का रूप कैसा है। मैं उसका व्याख्यान एक विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा आपको।
लेकिन इससे पहले जो हमारे संयोजक थे ने उसने कहा था कि मेरा जो शीर्षक है, जो मेरा विषय है, वो मिजो लोक कथा में अभिव्यक्त समाज और संस्कृति का था, उसमें थोड़ी संशोधन करना पड़ेगा मेरे को। मैं जिस विषय पर बोलने वाला हूँ वो है मिजो समुदाय के मौखिक परंपराएं और लोक साहित्य है। मैंने जो आपको बताया था वो मेरा कार्य था जिस पर मैंने शोध किया था, जो आपने बताया। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिजोरम कहाँ स्थित है। आप सभी सुनते हैं कि मिजोरम में उत्तर पूर्व में 7 बहनें हैं, 1 भाई है, सभी सुने होंगे। अगर मैं कि आपको कहूं कि कौन कौन मिजोरम जा चुका, हाथ खड़ा कीजिए, तो लगभग वाह बहुत सारे लोग गए। लेकिन आपको मैं ये पूछूं तो वहां में कितने लोग हिंदी बोल पाते हैं, तो आप शायद जवाब नहीं दे पाओगे। एकदम कम से भी कम है उसमें। हाँ वो है, लगभग 95% लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोलना अलग बात है, समझ भी नहीं पाते वहां में। तो वो हमारी मानसिकता है। और मैं यहाँ आके हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ तो उनको अजीब लगता है कि आप हिंदी कैसे बोल लेते हो। तो ये आप एक परंपरा के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। मैं वस्तुतः मैं मिजोरम का रहना हूं, लेकिन मैं जिस जहां में पैदा हुआ था, मैं पैदा हुआ था जम्मू में, लेकिन परवरिश मेरी हुई दूसरी जगह में, लेकिन मैं मिजो हूं। लेकिन अब मैं मिजो के बारे में आज कहना चाहूंगा। मिजो हम अपने आप को एक छोटा सा राज्य, एक जाति नहीं मानते हैं। मिजो एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को मानते हैं। अर्थात मिजोरम उस जगह को हम कहते हैं, केवल एक स्टेट को मिजोरम नहीं मानते हैं। हम मिजो लोगों का मानना है कि मिजोरम पूरा मिजोरम है। बांग्लादेश में जहां मिजो लोग जो हिल ट्रैक्स में रहते हैं वो मिजो है। म्यांमार में चिन लोग रहते हैं वो मिजोरम है। और साथ ही साथ उसके अगल बगल में जितने भी मिजो लोग रहते हैं उन सभी जगह को मिला के हम उनको मिजोरम कहते हैं। एक भौगोलिक रूप से हम देख ले तो मिजो उस जगह पर निवास करते हैं जो पहाड़ी इलाका है, और जो हमारे जो क्षेत्र है जो पहाड़ी है। आप भूगोल को देख ले तो जो हमारी जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मिजोरम कभी आए तो उसके पूर्वोत्तर साइड, उसके पूर्व तरफ में ही रहने का लायक होता है। उसके पश्चिमी वाला भाग बहुत ही ढलान होता है, उस पर रहने लायक जगह नहीं होती है। वो हमारी एक भौगोलिक स्थिति है वो मिजोरम की। तो आप समझ पाए हो कि हमारे जो गांव हैं, हमारे रहन सहन का तरीका वो कितना अलग अलग रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति जो है बहुत ही व्यापक है, लेकिन लिखित नहीं, लेकिन व्यापक है। बहुत सारे जो आज तक हमको एक मौखिक रूप से बताया गया, हम उसका भी अनुसरण करते हैं। शायद मेरे को कितना समय दिया गया मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं इतना दूर 2000 किलोमीटर लगभग आया, तो मेरे को एक्स्ट्रा 20 मिनट्स भी मिलेगा मेरे को लगता है। क्योंकि ये हमारे परिचित है, वो हमें समय देंगे, उन्होंने कहा था पहले से ही। ठीक है। और मैं कहना हमारे यहाँ में जो संस्कृति है बहुत ही व्यापक है। हम हमारे हिस्ट्री को देख ले तो, हम इतिहास को देखें तो एक ऐसा मानना है कि हम मिजोरम में अब जहां रह रहे हैं वो लगभग 17वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। और हमारे जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में भी हम कहना चाहेंगे कि हमारी उत्पत्ति छीनलुंग से हुआ है। छीन का अर्थ होता है ढक्कन और लुंग होता है पत्थर। तो मीन्स एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसमें एक छिद्र था, उसमें छेद था, वहां से मिजो लोग निकल के आए। जब वो निकले तो बहुत सारे आए। तो उसके बाद में रालते उपजाति के लोग आए वहां में, वो बहुत हल्ला करते थे, बहुत सारी बातें करने लगे। तो उनने कहा नहीं, मिजो लोग को बहुत हो गया, ये बातें रालते लोग ज्यादा आएंगे तो हो गया, बोल के उसके ढक्कन को बंद कर दिया उन लोगों ने। तो ये हमारा मानना है कि अगर ढक्कन बंद नहीं हुआ होता, दुनिया में सबसे बड़ी ज्यादा आबादी हम मिजो लोग का, वो हमारा मान्यता थे। लेकिन पता नहीं क्यों बंद किया, लेकिन ठीक है उन्होंने बंद कर दिया, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम भी होना था। साथ ही साथ हमारी मैं बाद में लोक कथा के बारे में तो बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं अब बात करना चाहूंगा कि ट्लोंगनाइना, जो सर अमीश ने पहले कहा था, ट्लोंगनाइना हमारे मिजो लाइफ का एपिसेंटर है। वो ध्रुव है, उसी ध्रुव के पर ही हमारा जो समाज है, हमारी संस्कृति घूमती है। आप लोगों शायद कोई पंजाबी होगा, आप लोग को यहाँ में था एक शब्द कहते थे आप लोग की चढ़ती कला, आप लोग ने सुना होगा। वो उसमें कहते हैं कि आपको निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी आपकी जो परिवेश है, जितने भी टफ टाइम है, उसे उभर कर आपको आना है। वही हमारे मिजो में भी है, उसको ट्लोंगना कहते हैं। सबसे पहले उसने कहा था कि उसमें की कम्युनिटी सर्विस होता है हमारे यहाँ में। कम्युनिटी सर्विस हमारा में होता अभी भी है। पहले जमाने में जब कोई घर बनता था तो छत जब बनेगा तो एक
सभी परिवार से एक इंसान को जाना पड़ता था कि उसको वो ड्यूटी है कि वो उसका हेल्प करेगा, उसका मदद करेगा उस घर के छत को बनाने में। उसके बाद में जब वो भी बंदा जब घर बनाएगा उसका भी तो कोई मदद करेगा। तो वो वाला भावना लेके हम ऐसे जाते हैं। उसके बाद में एक्सेप्टेंस है, मीन्स कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उस परिस्थिति पर जब हमारा कंट्रोल नहीं होता उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हम उसको भी विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है, ये ट्लोमगाइना में है। क्योंकि बच्चे को हम देखते हैं तो बच्चों हमारे मिजो में मान में था कि बच्चों बच्चों को लड़ाई करवाते थे लड़के लड़की को। क्यों? क्योंकि उनको युद्ध में जाना था। तो जो उनको बताता था ट्लोमगाई टूर मीन्स कहते थे कि हार नहीं मानना है। इसलिए जब बच्चे जब उससे थोड़े बड़े हुए बच्चे को नीचे लेटाकर जो उसको मारता है तभी वो बच्चे को बोलता है कि बोलो तुम हार गए हो, तभी वो नहीं बोले नहीं हारेगा, वो रोएगा लेकिन नहीं हारेगा। वो वाला मानसिकता ट्लोमगाइना के अंदर आता है। ऐसी मानसिकता अभी भी हमारे यहाँ में वो अभी तक है, वो अलिखित रूप है। ये ट्लोमगाइना का कोई परिभाषा नहीं है, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक वे ऑफ लिविंग है, जीने का एक तरीका है जिसको हम मिजो लोग ने अभी तक संजो के रखे। लेकिन 21वीं शताब्दी आने के बाद तो इसमें बहुत सारा बदलाव आ गया, लेकिन वो अभी भी है मिजो कम्युनिटी में, मिजो समाज में वो चीज अभी भी है। उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, ट्लोमगाइना में मिजो समाज में ऐसा है कि हम जंगल में जाते हैं और नदियों में जाते हैं। तो जब नदी में जाके हम मछली पकड़ते हैं, केकड़े पकड़ते हैं, तो सभी लोग एक साथ तो नहीं पकड़ पाते, सभी अपने अपने लिए पकड़ लेते हैं। तो जब जब वापस जाने का समय आता है तब क्या करते हैं, उन्होंने जो भी पकड़ा है उसको एक जगह में डाल दे जमा कर देते हैं। फिर जो सब उम्र में सबसे बड़ा होता है वो उसको बराबर बांट देता है। फिर जब उसका चयन करना होता है तो देखते हैं कि सबसे कमजोर कौन है, जिसने सबसे कम पकड़ा होगा उसको समय दिया जाता है कि वो चुनेगा सबसे पहले कि उसने उस सभी को बराबर बंटवारा होता है, वो उस चीज में होता है। साथ ही साथ जब हम जंगल से वापस जाते हैं तो जो सबसे ताकतवर होता है, जैसे जिसको कहते हैं ताकतवर सबसे पीछे जाएगा, सबसे कमजोर सबसे आगे चलेगा। इसका यह अर्थ है कि जो सबसे कमजोर जो सबसे आगे जाएगा उसी के स्पीड पर, उसी के गति पर जो पीछे जो ताकतवर वो जाएंगे। अगर कोई मदद करने की आवश्यकता पड़े तो पीछे वाले उनको मदद करेंगे। वो वुल्फ पैक वाला सिस्टम हमारे यहाँ में भी उसको लेके ट्लोमगाइना के अंतर्गत आ जाता है। और उसके अलावा एक है हमारे यहाँ में अभी तक ये जो हमारे समाज में प्रचलित है, सर अमिश ने तो शायद देखा होगा आप लोगों ने, हमारे में किसी का अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो हम जब हम ईसाई, अभी हम ईसाई हैं, ईसाई होने से पहले भी हम दफनाते थे। तो जब हमें कब्र खोदते हैं तो वहां में कोई व्यक्ति, हम कुदाली से खोदते हैं तो कोई व्यक्ति 3 या 4 बार से ज्यादा खोद नहीं पाता है। ये कारण है, ट्लोमगाइना है। उसमें ये भावना है कि कोई वो बंदा ज्यादा काम करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो पीछे खड़ा होता है उसको धकेल देता है। तो फिर वो जो पीछे वाला फिर वो खोदता है, 2-3 बार खोदता है, वो हाथ लगाता है, फिर पीछे वाला उसको धक्का देता है, वो आगे निकल जाता है। तो उसमें कम्युनिटी में ये होता है कि मेरे को काम करना है, मेरे को उसके बदले में कुछ मिले ना मिले वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा ड्यूटी से कि हमको करना है, उस समाज के लिए करना है, क्योंकि मैं वो कर पा रहा हूँ उसके लिए। वो उस समाज में, वो ट्लोमगाइना में, वो हमारे समाज में वो निहित है वो भावना। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ में ट्लोमगाइना के अंतर्गत या तो हमारा कोई मृत्यु होता है तो रात भर हम मिजोलो तो गाना गाते हैं, रात भर गाना गाते हैं। तो ऐसा नहीं जाता है गाने के लिए, उसमें जिसको गिटार बजाना आता है वो गिटार आके बजाएगा, जिसको ढोलक बजाना आता है वो आके ढोलक बजाएगा, जिसको क्या कहते हैं ये कीबोर्ड बजाना आता है वो आके बजाएगा। वो सभी युवक युविका बुजुर्ग हैं वो सभी आते हैं, वो रात भर जागते हैं जब तक उसको दफनाया नहीं जाता। उसमें किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आपको ये करना है, लेकिन वो एक ट्लोमगाइना जो भाव होता है उसी भाव को लेके उसको किया जाता है। वो हमारी एक परंपरा है, तो उसको लेके हम आगे जा रहे हैं, उसी परंपरा को हम समझोए हुए हैं, हम उसी को लेके जा रहे हैं। वो लिखित रूप में कोई नहीं कि आपको इस चीज में करना है, लिखित रूप में नहीं है, वो अलिखित है, लेकिन हम उस परंपरा के साथ खड़े हैं, उसको लेके चल रहे हैं अभी। फिर उसका अतिरिक्त हमारे यहाँ में धर्म, आप जानते हो कि क्रिश्चियनिटी मिजो 100% क्रिश्चियन है यहाँ पर, लेकिन 100% मिजो क्रिश्चियन नहीं है। एक मान्यता है कि आप लोगों को बहुत अजीब लगे, मैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। मिजो, हमारा मानना था कि हम तिब्बत से होते हुए चीन गए, चीन से म्यांमार गए, म्यांमार से अभी जो हम मिजोरम में वहां पर आए, लेकिन
हम मिजो लोग को, हमारे पूर्वजों कोई पूर्वजों को मानना था कि हम इजराइल जाति के 10 विलुप्त जातियों में से हम एक हैं। इजराइल के उन 10 विलुप्त जातियों में से हम एक हैं, और हम मनश्शे के संतान हैं। मूसी के वो हमारे पूर्वज हैं, मनश्शे जो इजराइल के हैं। अभी इजराइल में मिजोरम से भी बहुत गए हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा व्यक्ति तो अब मिजोरम में हैं, मिजोरम से इजराइल में गए हैं। उनका नागरिकता प्राप्त है। उनको वहां के जो रबी हैं उन्होंने माना कि हाँ, ये लोग इजराइल के गुम हुए सभी हमारे जातियों में से एक है। ये बहुत ही अजीब चीज है, लेकिन ये सच्चाई है। तो हमारे जो परंपरा में वो किस कारण से उनको उन्होंने अपना इजराइल के एक जाति के रूप में माना, क्योंकि वो जिस रूप में प्रार्थना करते थे, वो इजराइल में जैसा करते थे वैसे ही उसी रूप में प्रार्थना करते थे। नंबर 1। और नंबर 2, हमारे वहां में एक टोपी बनता है बांस का, जिसको खुम्बे कहते हैं हम लोग, आप लोगों ने तो देखा होगा। तो उसकी जो डिजाइन बना होता है, उसमें आकार जो बना होता है, वो पुराने जो डेविड के समय के जो कुछ डिजाइन था उसमें, उसी के साथ संबंधित है। कि उसके साथ डीएनए टेस्ट, वो बहुत सारी अलग अलग चीज, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो वो हमारी साहित्य में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में ये सब चीज भी उपलब्ध है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो हमारे धर्म में पहले जमाने में हम ईश्वर को पथियन कहते थे। पथियन मतलब जिसने सृष्टि का सृजन किया। और हम क्रिश्चियन होने के बाद भी ईश्वर को पथियन ही कहते हैं, पथियन ही कहते हैं। लेकिन पथियन का जो पुत्र है वो यीशु है, मुंह मानते हैं। लेकिन ईश्वर का नाम हमारे पूर्वज लोग जिसको पथियन कह के पुकारते थे, अभी भी हमारे लिए वो हम पथियन ही कहते हैं उनको। फिर उसके बाद में हमारा है व्यवसाय। खेती करना था, व्यवसाय करना। तो उसमें खेती जब होता था तो आप सभी जानते हो कि झूम कल्टीवेशन होता था। तो आपको तो ये पता है कि हाँ, झूम कल्टीवेशन है, जंगल साफ होता है, जलाते हैं, उसमें खेती होता है। लेकिन उसमें भी एक पद्धति है, किस रूप में उसको झूम के लिए चयन करते हैं। उदाहरण के लिए एक जमीन का टुकड़ा है, पहला जो मैडम ने कहा था कि जैसे सिक्किम साइड में होता है, उसमें किसी व्यक्तिगत रूप से किसी का उस पर जमीन पर हक नहीं होता है, कम्युनिटी बेस होता है जमीन। लेकिन अब थोड़ा बदल गया, मतलब एलएससी सिस्टम निकल गया उसमें, वो अलग बात है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता था कि एक पूरे समाज का होता था जमीन। तो उसमें जब खेती होनी होती थी तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाल उपा कहते हैं। मीन्स वाल मीन्स किसी मर्द को कहेंगे, उपा मीन्स जो उम्र में बड़ा है। वो जाके सर्वे करता है, देखता, निरीक्षण करता है कि हाँ, इस जगह में इस साल खेती करना है हमको। जब वो जाएगा तो वो तय करते हैं कि हाँ, इस जगह में, इतनी बड़ी जगह में हमको खेती करना है। फिर सभी परिवार वालों को बुलाते हैं। तो उसमें उसके बाद में कहते हैं कि हाँ, अब इसका चयन होगा, आपको कितनी बड़ी जमीन चाहिए। तो वही सबसे पहले क्या करते थे, जो विधवा है उनको बुलाया जाता था कि आपको ये जमीन सबसे पहले चयन करना है। विधवा को क्यों बुलाया जाता? क्योंकि गांव से दूर होता है, उसको बहुत दूर जाने में तकलीफ होता है, उसको जंगल साफ करने में भी तकलीफ होगा, इसलिए विधवा को बुलाते थे सबसे पहले। फिर उसके पश्चात जो घर में विधवा ना हो, तो जो जिनके घर में मर्द बीमार है या जो ताकतवर नहीं है, उनको बुलाया जाता था। उसके बाद में उसी रूप से फिर उसका चयन होता था। और उसके बाद में फिर जब उसके अलावा और एक रूप था, हर एक समाज में ऐसा ही होता है, एक ताकतवर जो होता है, जो कर देते हैं ना, जो अधिक कर दे सकते हैं, वो भी पहला चयन कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं ज्यादा कर देने वाला हूं तो मैं जल्दी उसका चयन कर सकता हूं। जो चूजन वन है उनको बात छोड़ के मैं कहूंगा कि ये कर 2 एम, एम मीन्स एक टोकरी होता है। अगर सामान्य तौर पर 2 एम अगर वो राजा को देते थे, तो वो जो उसका चयन, पहला चयन करता, वो कहता कि मैं आपको 5 एम कर दूंगा, मेरे को जल्दी पहले चुनने का मौका दीजिए। इस रूप में ये सब प्रोंगना और हमारे समाज के रूप में वो किया करता था। और वही चीज अभी भी है, झूम खेती अभी भी चल रहा है मिजोरम में। आपको ये नहीं लगेगा चाहिए कि मिजोरम में झूम खेती समाप्त हो गया, अभी भी झूम खेती चलती है। लेकिन पहले जमाना में मुखिया बांटता था कि आपको ये करना है, लेकिन अब वीसी बांटते हैं, उसी रूप में बांटते हैं, लेकिन अब नंबरिंग में होता है। मीन्स हर एक जमीन का प्लॉट होता है, तो वो जो नंबर खींचेगा, तो वो नंबर 1 खींचेगा, तो वो बंदा सबसे पहले चयन करेगा कि हाँ, मेरे को उस जमीन में या उस जगह में मेरे को खेती करना है, मेरे को उसको साफ करना है। जब वो साफ करते हैं, तो जंगल साफ करते हैं, तो उसमें एक चीज है, महिलाएं नहीं जाती हैं। मिजो समाज में महिलाएं सभी काम करते हैं, खेती करना, शिकार नहीं जाते, और साथ ही साथ जंगल साफ करना ये औरतों का काम नहीं, उसमें मनाही है, लड़की नहीं जाते हैं। क्योंकि ये मिजो में एक मान्यता है कि
क्या कहते हैं हिंदी में, मैं सही शब्द मेरे पास नहीं, जब बच्चे को जब जन्म देते हैं और जंगल साफ करना, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये एक ही लिंग वाले का कार्य है ये। हाँ। बच्चे को जन्म देना स्त्री का काम है और जंगल साफ करना एक पुरुष का काम है। ये मान्यता अभी पहले था, अभी भी है लगभग, लेकिन आजकल तो सभी जाते हैं, मशीन भी आ गए वो सब। इसका चयन कब होता था, जंगल काटना फिर धान बोना, हमारे पूर्वज के पास कोई लिखित रूप नहीं था। तभी भी वो क्या करते हैं, वो तारों को देखते थे। जब वो तारों को देखते थे तब उनको पता चल जाता था, हाँ अब समय हो गया जंगल साफ करने का, हाँ अब समय हो गया कि हमको अब ये जंगल जो हमने साफ किया उसको जलाना है, अब इसको मतलब ये बीज बोना, ये सब उसी के आधार पर उसका चुनाव करते थे और उस पर वो निर्धारण करते थे। वही हमारा खेती का उसमें था। फिर उसके हमारे अलावा यहाँ में एक ऐसा तरीका है जो है जोलबुक। सर ने कहा था जोलबुक। जोलबुक का अर्थ होता है, जोल मीन्स प्लेन एरिया, बुक मीन्स गुफा के नाम होता है, गुफा नहीं होता, जो घर जैसा होता है वही होता है। मिजो समाज में पहला ऐसा होता था कि गांव दूसरे गांव पर हमला करते थे, वो एक सामान्य बात था। वो जब आप तैयार नहीं होंगे तब जब उनको पता चलेगा तब वो आक्रमण करते थे। और साथ ही साथ गांव केवल 10 या 12 वर्ष ही बसते थे कि गांव। उदाहरण के लिए हम एक गांव बसाए एक राजा ने, तो आसपास के सभी उपजाऊ जमीन पर उसने खेती कर लिया, जंगल साफ कर लिया। जब उसको लगता था कि हाँ ये जंगल अब खेती के लिए लायक नहीं, तो वो फिर पलायन करता था, अगले पहाड़ पर जाता था। तो ऐसे समय में जब वो जंगल साफ करते थे तो उस गांव का रखवाली करना वहां के सभी मर्दों का ड्यूटी था। तो वो ये कि वो अपने अपने घर में सोएंगे तो कैसा होगा, नहीं होगा। तो एक कर्तव्य था गांव के लिए, एक जोलबुक था, उस जोलबुक में जाके वहां पर एक बंदी था, वहां पर क्या उसका हक नहीं कि उस पर जा सके। और अगर जोलबुक में कुछ निर्णय लिया किसी भी चीज पर, उसमें कभी हक नहीं कि वो ना माने था। वो एक सामाजिक रूप में हमको जाना पड़ता था। वो हमारे जोलबुक का एक जोलबुक, जब हम क्रिश्चियनिटी आए तब जोलबुक खत्म कर दिया। जोलबुक के बदले में एक नया चीज है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वाईएमए, यंग मिजो एसोसिएशन। ये हर एक युवा, हर एक युविका मिजोरम के, अगर वो मिजो है तो वो यंग मिजो एसोसिएशन के मेंबर है। सर को पता होगा, आप अगर 14 ईयर्स से ज्यादा, आपका उम्र 14 साल से ज्यादा है और आप मिजो है तो आप ऑटोमेटिकली यंग मिजो एसोसिएशन में मेंबर्स बन जाते हो। लेकिन उसमें मेंबरशिप आपको 1 रुपया 2 रुपया देना पड़ता है, वो भी अगर आप चाहें तो। लेकिन उसका ये कारण है कि हम वहीं पर हमको ये सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उचित अनुचित के बारे में हम बताते हैं और करना पड़ता है। किसी का देहांत होता है, कुछ भी चीज हो, प्राकृतिक आपदाएं भी आता है, तो वही में सबसे पहले वाईएमए वाले ही आते हैं। नाम वाईएमए तो जाना हम सभी को होता है, लेकिन वाईएमए का हमारा कार्य होता है कि जो हमारे जोलबुक का जो हमारा सिस्टम था वही सिस्टम अब वाईएमए कर रहा है। तो कभी कहते हैं कि वाईएमए क्या है, तो वाईएमए का मैं एक परिभाषा ये दूंगा कि जोलबुक का रूपांतरण रूप ही वाईएमए है अब, वो है अब। फिर उसके बाद में हमारा है स्मारक स्तंभ बनाते हैं। स्मारक स्तंभ मिजो लोगों का पूर्वजों से बहुत ही उनका क्या बोलते हैं, कला भी है, साथ ही साथ उनको किसी पर्व या किसी चीज के चिन्हित करने के लिए उनको बनाया जाता था। आप मिजोरम में कभी आए तो बर्मा के साइड वाले जो एक बाउंड्री है चंफाई डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास में वांगछिया नाम का गांव है, वहां में उसको कोच्छुआ रोपुई कहते हैं। कोच्छुआ मीन्स आंगन कहेंगे उसको, बहुत ही विशाल आंगन कहें जहां से एक प्रवेश होता है वो। जी ओके, तो वो है उसके, उसी पर हम कहेंगे कि वहां पर जो हर जगह पर जो स्तंभ बनाया जाता था, और अभी भी वो मान्यता अभी तक हमारे चल रहा है। मिजो लोग का जब भी मृत्यु होती है, हम जब ग्रेवयार्ड में जाएंगे तो आपको लगता होगा कि अंग्रेजों से हमने सीखा है। ये हमने अंग्रेजों से कभी नहीं सीखा। ये जो स्तंभ बनाना है, जो मेमोरियल स्टोन है, हम पहले से ही बनाया करते थे और अब भी बना रहे हैं और शायद हम बनाते भी जाएंगे। वो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है, गीत है, गीत के बारे में मेरे को भी कहना था लेकिन समय बहुत कम है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बस सर थोड़ा सा मिनट दे दीजिए। गीत है, उसके बाद में जो मिजो का जो एक लिखित जो लोक कथा है, सर्वप्रथम ये मिजो ने नहीं लिखा है। सर ने कहा था अभी
आपके पास बहुत कम समय, बस थोड़ा सा समय लूंगा, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। थॉमस हर्बर्ट लेविस था जो चिटागोंग में डीसी था 1874 में, तो वो मिजोरम आए, तो उसको कहते हैं वायलियन कहते थे। वायलियन का बहुत प्रभाव पड़ा था मिजोरम में, इसलिए अभी तक उसका प्रभाव है, लेकिन उस समय नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसी कारण है कि मिजोरम में हम हिंदी बहुत कम बोलते हैं, अभी भी बहुत कम बोलते हैं। उसमें हमारी एक मानसिकता है कि हम किन कारणों से नहीं बोलते हैं। तो उसने आया, उसने मिजोरम के बारे में सीखा, हमारी भाषा के बारे में जाना, फिर उसने हमारे 3 लोक कथाओं को अंग्रेजी में लिपिबद्ध किया। वो मिजो लोक कथाओं का सबसे प्रथम लिपिबद्ध लोक कथाएं, जिसमें कुंग है, उसके बाद में अलग अलग 2 हैं जिनका नाम नहीं लूंगा। उसके बाद में हमारे गीतों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गीत हमारे मिजो समाज का एक मुख्य अंग है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता। हमारे यहाँ मृत्यु हो, शादी हो, बर्थडे हो, जन्मदिन हो, कोई भी पर्व हो, उसमें संगीत के बिना नहीं होता। और हर एक पर्व के लिए हमारे पास अलग गाना है। आपको लगता है कि क्रिसमस अंग्रेजों का दिया वाला एक पर्व है, एक त्योहार है। क्रिसमस में सबसे ज्यादा गाना हमारे पास है मिजो में। न्यू ईयर के लिए हमारे पास गाना है, गुड फ्राइडे के लिए हमारे पास गाना है, हमारे पास ईस्टर संडे के लिए गाना है, संडे के लिए गाना है, संडे स्कूल के लिए भी गाना है हमारे पास, हमारे चपचारकूद के लिए भी गाना है, हर चीज के लिए हमारे पास गाना है। तो हम गीतों से अपना जीवन शुरू करते हैं, उसी में ही अंत करते हैं। हम खुश अपनी क्या कहते हैं, हमारे इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हम गीतों का प्रयोग करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आपको अजीब लगेगा, मिजो में कोई भी मिजो युवक होगा, 95% से ज्यादा लोग गिटार बजाना जानते हैं। हम लोग हमको गिटार दे तो सभी गिटार बजा लेंगे, और वो गा भी लेगा। एक हमारी उसमें क्या कैपेबिलिटी से वो जो हमारे टैलेंट हमको दिया गया वो है, और सभी मिजो लोग गा पाते हैं, मेरे को छोड़ के सभी गा पाते हैं। तो वो है। उसके अलावा मैं लोक कथा के बारे में भी कहना चाहता था, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं आता, बाकी सभी को आते हैं। फिर इसके अलावा ये चांद तारों के बारे में एक चीज बता, जैसे कि एक इसमें परंपरा है, जो भारतीय परंपरा ऐसा मिलता, मैं उसी के साथ समाप्त करूंगा। एक लोक कथा में है, जो हनुमान ने सूर्य को अपने मुंह में भर लिया था, तो उसी कारण से मतलब ये सूर्य ग्रहण हुआ था होगा तब भी। तो मिजो में भी एक जब चंद्र ग्रहण होता, उसका कारण था एक ओक कहते हैं, ओक एक दानव था, एक दैत्य था, वो चांद को अपने मुंह में भर लिया, उसी कारण चंद्र ग्रहण होने लगा। तो मिजो लोग कहते हैं जब भी जब चंद्र ग्रहण होता है तो चिल्लाना, वो क्या बोलते हैं, प्लेट वेट बजाते हैं उसको, तो उससे वो डर के वो फिर उसको जो नहीं निकलती उसको फिर वो उगल देता है। वही है, उस परंपरा के साथ हमारा मिलता जुलता बहुत सारे ऐसे चीज भी हैं जिसको हम अपने समाज में, अपने परंपराओं में हम रखते हैं। लेकिन समय बहुत कम है, लेकिन बोलना तो चाहूंगा, लेकिन मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही समृद्ध करने वाला वक्तव्य। निश्चित रूप से हमें भी खेद है, आपको समय मिलना चाहिए, और समय ही नहीं बल्कि मिजोरम पर तो अलग से संगोष्ठी होनी चाहिए, तभी वो बात पूरी हो पाएगी। तो आपके वक्तव्य के संदर्भ में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सारी बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 14 जुलाई को हमने राजभवन सिक्किम में एक लोक साहित्य पर संगोष्ठी की थी। उसमें ललछुआ नोमा जी को मैंने बुलाया था, विभाग की ओर से संगोष्ठी थी, और साहित्य अकेडमी उसमें शामिल था। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान मौजूद हैं जो उसमें शामिल थे। तो मैंने उसी दिन ये निश्चय कर लिया था कि अगली जब भी संगोष्ठी होगी तो ललछुआन जी को बुलाना है उसमें। आपने महसूस किया होगा कि जहां वो ये कह रहे हैं कि 99% लोग हिंदी नहीं जानते हैं या नहीं समझ सकते हैं, कितनी प्रांजल हिंदी उनकी है। और हिंदी भाषी लोग अपने बोलने के क्रम में ग्रामर की बहुत सारी गलतियां करते हैं। कोई भी वाक्य आप नहीं बता सकते हैं जिसमें कहीं ग्रामर की कोई गलती हो। मुझे लगता है कि मिजोरम से आए हुए ललछुआ नोमा जी के लिए तालियां तो जरूर होनी चाहिए। और यह बातें पूर्वोत्तर के हर विद्वान के साथ ये लागू होती है। जितने भी स्थानीय वक्ता हैं, आप देखिए कि कितनी शुद्ध हिंदी वो बोल रहे हैं। रोजी मैडम अंग्रेजी की प्रोफेसर, आज मैंने पहली बार उनको हिंदी में व्याख्यान देते हुए सुना। तो बहुत ही निश्चित रूप से हमें अच्छा लगा, हम बहुत गौरवान्वित हैं और प्रभावित भी हैं आप सबसे। अधिक समय न लेते हुए अब जो हमारी इस सत्र की अंतिम वक्ता है, चूंकि अध्यक्ष महोदया ने संकेत किया कि वो अपना समय भी उनको दे देंगी,
मैडम ने परसों अपनी बात रख ली है और कुछ टिप्पणियां करेंगी वो अपनी ओर से आज भी, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास हमें सत्र समाप्त करना है और 5-10 मिनट अगर इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं। मैं मैडम लिडिया जी को नागालैंड से जो पधारी है उनको आमंत्रित करने से पहले 2-3 पंक्तियों में केवल उनका परिचय देना चाहूंगा कि आप प्रधानाचार्य हैं नागालैंड राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, और नागालैंड के लोक साहित्य को लेकर के आपका बहुत ही गंभीर काम है। जो आपकी मूल भाषा है उसका उच्चारण करने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी भाषा में आपने बहुत सारे अनुवाद किए हैं, खास करके जो वाचिक परंपरा की चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा जो आज आपका विषय है पूर्वोत्तर भारत का लोक व्रत और भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेष संदर्भ नागा लोक कथा है, आप अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित हैं। जोहाबाद से उपस्थित सभी विज्ञानों को मेरा नमस्कार। I'm truly delighted, and it is a great honor for me to be in the midst of such highly intellectual people and to be sharing my community with you. हमने 3 दिनों से पूरे जो भारत के जो ज्ञान परंपरा है उसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है सभी लोगों ने। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ खरी कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। ओके, जब हम नागा के बारे में बात करते हैं तो फिर जो हमारे जो लोक कथाएं हैं, लोकगीत है, वो ही हमारे परिचय होते हैं, जैसे कि या फिर हमारे जो पोषक है वो ही हमारे आइडेंटिटी बन जाते हैं। और फिर जब हम लोक वृत्त के बारे में बात करते हैं तो फिर ये हमारे समाज के और हमारे इतिहास के, हमारे जितने भी पूर्वज थे उनके बारे में, या फिर जो नैतिक मूल्य है उनके बारे में सब एक साथ इसमें आ जाते हैं लोक वृत्त में। जब हम नागा के बारे में बात करते, आपको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई। ओके, जब हम नागा के बारे में बात करते हैं तो फिर नागा बस नागालैंड में नहीं, लेकिन वो असम, बर्मा, मणिपुर और नागालैंड में पाए जाएंगे, अरुणाचल में भी, सॉरी अरुणाचल में। एंड देन हमारे जो नागा है वहाँ हमारे मुख्य 17 ट्राइब्स है, जैसे कि मैंने लिखा अंगामी, आओ, चकसांग, चांग, खेमिनंग, कुकी, कोन्याक, कचारी, लोथा, फोम, पुचुरी, रेंगमा, सुमी, संगताम, तिखिर, हिमखिर एंड जेलियम। लेकिन इससे ज्यादा और जो माइनॉरिटीज है वो ट्राइब्स है अभी भी, लेकिन ये मेजर ट्राइब्स है, नागा की मेजर ट्राइब्स। और जब मैं आज अंगामी के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मैं अंगामी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अंगामी में भी हमारा फिर से क्षेत्र के हिसाब से है, जैसे कि नॉर्थन अंगामी, साउथर्न अंगामी, वेस्टर्न अंगामी एंड छक्रोमिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लियर है या नहीं, ये हम दाहू कहते हैं, दाहू। तो ये हर विलेज में होते हैं, हर गांव में और हर खेल में। खेल इट्स लाइक ए वाट। खेल को हिंदी में कैसे कहेंगे मुझे नहीं पता, शायद नहीं। लाइक वाट, WARD, वाट। हाँ, क्षेत्र। नो नॉट क्षेत्र, बट उस क्षेत्र में भी फिर खेल होते हैं। युद्ध। नो, वर्ड्स ना, हाँ। छोटा, तो वो एरिया, हाँ, प्लेन एरिया। हाँ, तो उसमें दाहू में क्या होते हैं कि पहले के जो पूर्वज थे वो वहां पर बैठते हैं और फिर वो कहानियां बताते हैं, या फिर हमारे जो कथाएं हैं, जो हमारे जो पूर्वज ने कहाँ से आए, वो ये सब इसी दाहू में बैठकर बोलते हैं। तो हमारे जो पूर्वज है, फित्सोलिए कर एक है, उनके द्वारा ये मौखिकी रूप से बताया गया है। फिर इसमें वो बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज है,
जब वो बच्चे थे तब वो बताते थे कि हम हेज़मिये हैं। हेज़मिये मीन्स रशिया के साइबेरिया के लोग हैं। हेज़ का मतलब होता है कि जैसे कि जो उम, जहाँ आसमान ना पहुँचे, जहाँ आसमान नहीं पहुँचते वहाँ पर। हाँ, तो फिर हम रूस की तरफ से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दूसरी स्लाइड्स, एक स्लाइड मिसिंग। ये नो, कौन सा? वो मैप है। अच्छा, थैंक यू। सो अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि अभी हम हमारे जो पूर्वज है उनके बारे में बात करें, इसके हिसाब से अगर जाते तो यहाँ पर रशिया है। तो हमारे पूर्वज ये बताते कि हम रशिया से मंगोलिया की तरह आए, मंगोलिया से हम चाइना की तरह आए। लेकिन जब हम चाइना की तरफ आए तब बहुत ही दिक्कत हुआ था हमें। फिर हम साउथ गए, वियतनाम। तो पहले म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड एक ही था। तो फिर ये मानते हैं कि वहां पर जब हमारे पूर्वज गए थे वहां पर समुद्र था, उन्हें डर लग गया था। हमारे ओके, आई फॉरगॉट समथिंग। हमारे जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे, जब मैं यहाँ पर बैठकर सुन रही थी, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स है जो प्रकृति की पूजा करते। हमारे जो नागा है वो प्रकृति की पूजा नहीं करते, लेकिन वो प्रकृति को बहुत ही मानते हैं और वो प्रकृति से डरते। जैसे कि अ, जलवायु और आग से वो बहुत ही डरते हैं। तो जब वो समुद्र के पास गए उनको बहुत ही डर लगा। उन्हें लगा कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। तो फिर उन्हें लगा कि अगर हम यहाँ पर समुद्र में रहेंगे तो फिर हम गिर जाएंगे। और फिर वहाँ पर गर्मी था वियतनाम में। तो फिर उनको लगा कि वो सूरज के नज़दीक आ गए, तो फिर उनको ऊपर जाना था, तो फिर वो उस तरफ चले गए। तो वहाँ से वो जब आए तब वो म्यांमार आ गए। फिर म्यांमार से वो आकर मणिपुर आ गए। फिर वहां पर मैखेल कर एक गांव है, वहां से वो वहां बस गए। फिर वहां से वो फिर नागालैंड की ओर आ गए। तो फिर जब वो नागालैंड की ओर आए तो फिर उनको जफ पिक कर एक है, वहां पर उनको जो क्लाइमेट है उनको अच्छा लगा। तो फिर वो वहां पर बसने लगे। तो फिर इसी तरह से हमारे जो पूर्वज है वो मौखिक रूप से ये हमें बताकर आते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो रशिया, साइबेरिया से। तो इसके वजह से मैंने रिसर्च किया। तो फिर मुझे ये दिखाई दिया, ये जो फर्स्ट में है ये एक साइबेरियन नेटिव अमेरिकन है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो हेड गियर है, ये जो हेड गियर है इसके रंग और जो हमारे नागा अंगामी के हेड गियर है वो बहुत ही सिमिलर है। साइबेरियन नेटिव अमेरिकन, हाँ, यहाँ पर वो वहां पर दिखाई दे रहे थे but साइबेरियन। Siberia is Russia. Yeah, Russia, And but Native some of American them is have come to Russia again. I don't know. So, मैं अभी इस पर थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ. So this is up till here. मुझे ये रिसर्च में ये मिला। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वो जो हॉर्नबिल का पंख यूज करते हैं, इस तरह भी वो यूज करते हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न एज है हमने हंटिंग बंद कर दिया है। सो हम बस कॉटन या फिर कपड़े का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हंटिंग अभी बंद हो गया है। लेकिन ये सिमिलरिटीज मुझे मिली। तो फिर जो हमारे पूर्वज है वो हमें ये बताते हैं कि हम रशिया की ओर से आए और फिर जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो फिर मैंने अभी कहा था कि बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं करते, लेकिन हम उसको मानते हैं। और फिर अ, अभी लगभग 98% ऑफ नागा क्रिश्चियन है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के आने से पहले वो उकेपेन्योफ मीन्स जीवन दाता। लेकिन यहाँ पर उकेपेन्योफ का प्रयोग बस महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिर धर्म से पहले वो मानते हैं कि वहां पर एक ईश्वर है जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है। तो उकेपिन्योफ
ये वो लोग उनको मानते हैं, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। और फिर उसके बाद जब भी हमारे जो पूर्वज थे, जब वो रशिया, साइबेरिया, मंगोलिया से आ रहे थे, तब वो हमेशा प्रकृति से पूछते हैं, जो भी करते हैं वो प्रकृति से पूछते हैं। तो यहाँ पर एक कहावत है कि जैसे कि वहाँ पर एक ब्रिज है, सॉरी नॉट ब्रिज, ब्रांच ब्रांच दाल, हाँ, दाल होते हैं, उसको वो स्लाइस करते, बस एक स्लाइस एक ही स्लाइस में होगा। तो फिर अगर वो पूछते हैं प्रकृति से कि अगर हमें इस दिशा में जाना हो या नहीं जाना हो, अगर हमें जाना हो तो फिर वो पहले स्लाइस काट देंगे, वो स्लाइस जो नीचे पर जाएंगे, फिर वो पूछेंगे कि अगर आपकी मर्जी हो तो फिर हम दूसरी स्लाइस काट देंगे, अगर वो उसके ऊपर एकदम आ गए तो फिर हम चलेंगे, अगर नहीं आए तो फिर हम दूसरी दिशा पर चलेंगे। तो ये एक होते हैं कि मानते हैं कि आज तक हम ये मानते हैं कि प्रकृति के हमें ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें यहाँ पर लाया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है राउंड शेप, आप देख सकते हैं ना, हाँ, ये प्रकृति चक्र है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे कि मनुष्य प्रकृति से आए हैं और जब हम मरेंगे तब प्रकृति के साथ ही जाएंगे हम, तो इसलिए सब चीजें प्रकृति से हम रिलेट करते हैं। उम, मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये वो डांस, वीडियो हाँ वीडियो। ये हाँ। इसको हम मूव कर लेना जहाँ जहाँ ओके, करना है। सो मैं यहाँ पर एक हमारे जो नृत्य और गीत, आप थोड़ा सुनिएगा इसे। The Angami tribe is one of the major tribes of Nagaland. Kohima, two groups of Nagas out of the 17 who practice wet rice. अगर आप ध्यान देंगे तो फिर दो ग्रुप होते हैं, एक गीत गाएंगे फिर दूसरा एक आ रहे, तो इसमें क्या होता है कि द कंटिन्यूटी ऑफ नेचर उसको डालते हैं यहाँ पर, कि क्योंकि हमारे जो लोकगीत है उसमें ज्यादा तक शब्द का प्रयोग नहीं होता, बस साउंड का ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज है वो हमेशा पानी या फिर जंगल में जो चिड़िया है उनसे वो बहुत ही लगाव रखते हैं, तो फिर जितने भी गीत है लोकगीत है वो पूरा टोन में ही होगा, साउंड्स में ज्यादा शब्द का प्रयोग नहीं होते। शब्द कब तक प्रयोग होते हैं जब वो मोरंग में रहते हैं, वो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन Cultivation on terraces made on the traditional attires and जब perform. भी हमारे जो डांसेस होते हैं वो सब राउंड में ही होते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के प्रकृति को मानते हैं, इसलिए जो भी कार्य या फिर गीत हो या फिर नृत्य हो हम सब प्रकृति को देते हैं। इसको बंद कर दीजिए। हो गया? नेक्स्ट। एक्स्ट्रा नेक्स्ट स्लाइड। ओके। ओके, इसको फोन कर 1 मिनट स्लाइड शो करने का। ओके, हमारे त्रिनिधि में ये माना जाता है कि जो हमारे रीतियों है, हमारे त्रिनिधि में अभी भी जो कुछ लोग हैं जो फिचाना कहते हैं, वो अभी भी उसी प्रकार के जो धर्म या फिर जो विश्वास रखते हैं वो अभी भी रखते हैं, लेकिन बहुत कम हो गए, लेकिन मे बी वन नहीं, हमारे गांव में बस एक या दो ही लोग बचे हुए हैं अभी। तो फिर उनका ये मानना होता है कि हमेशा जब भी एक साल में हमारे बस 348 डेज ही होते, उनका ये मानना है कि जो चांद है, चांद के हिसाब से वो
महीने को रखते हैं, तो फिर एक महीने में बस 29 डेज होते हैं। तो फिर इसलिए हमारे में यहाँ पर एक सिक्री होते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, आजकल की जो कैलेंडर है उससे हम नहीं जा सकते, तो फिर वो आजकल भी इसी कैलेंडर के ऊपर ये जो सिक्री है वो फेस्टिवल रखते हैं। फिर वो सूरज के स्थान से समय बताते हैं पहले भी। तो फिर और फिर जब सीजन चेंज होते हैं, जब ऋतु चेंज होते हैं, उनको पता चलता है कि ऋतु चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जो चिड़िया है वो चिर्प करना शुरू करते हैं या फिर कुछ माइग्रेट हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से उनको पता चलता है कि ओके अभी ठंड होगा, अभी फिर गर्मी होगी, तो फिर ये पता चलते। और ये जो हुतु मुझे लगता है जो नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने खाया होगा, जो पर्पल कलर है हुतु, तो ये इंडिकेट करते हैं कि विंटर आ रहे हैं। और फिर ये जो रोडोडेंड्रॉन है, हाँ, ये भी इंडिकेट करते हैं कि विंटर आ रहे हैं। तो अगर ये फूल निकल रहे हैं तो फिर उनको ये ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अगर वो खेती जा रहे हैं तो फिर उनको ध्यान में रखना होगा कि अभी जंगली जानवर आ सकते हैं या फिर ठंड मौसम पड़ सकते हैं, तो उनको जल्दी घर वापस आना होगा। तो इसके जरिए उनको पता चलता है कि सीजन में चेंज होगा। फिर ये कित्सुकी, कित्सुकी मीन्स ए प्लेस, मोरोंग, लेकिन ए प्लेस फॉर स्लीपिंग। ये गुरुकुल से थोड़ा मिलते हैं। जो गुरुकुल होते हैं वहाँ पर गुरु और शिष्य होते हैं, शिष्य गुरु के साथ रहते हैं, फिर वहाँ से सीखते हैं। उसी तरह यहाँ पर मोरोंग में जो अविवाहित युवक है वो आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, वो यहीं पर रहते हैं, फिर यहाँ से वो सीखते हैं। भैया वो क्लिप्स दिखा दीजिए। अच्छा वो वाला थोड़ा जल्दी हाँ। The time is over. Yeah, man, just 2 minutes. Amy. ये वाला हाँ, भाई उसको इसको यहाँ कर क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए। नहीं भैया उसको ऑप्शन है यहाँ आगे करना है। नहीं, इस पे नहीं होगा, नहीं होगा। ये इस मोरंग में लड़कों को ये सिखाया जाता है कि कैसे ये चावल करना हो या फिर वेविंग बनाओ। लड़कों को शिकार करना या फिर अपने जो समाज है उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब सिखाते हैं। तो सब एक साथ यहीं पर बैठते हैं, फिर जिनके विवाह होते हैं वो चले जाते हैं, जो नए आते हैं वो दूसरे से सीखते हैं। तो फिर इसी तरह ये भी गुरुकुल की तरह ही कार्य करते। और हमारे यहाँ पर ये है कि जो ये मोरंग है ये अतिथि देवो भव की तरह होते हैं। जैसे कि अगर कोई आपके इस मोरंग में आ जाए, भले वो आपके सबसे बुरा एनिमी हो, लेकिन अगर वो आपके घर आ जाए, आपको उनकी देखभाल करना है, आपको उनको खाना पीना देना है, और जब तक वो आपके साथ रहेंगे तब तक आपको उनकी रक्षा करना है। यही मानते हैं वो। भैया नहीं चला, बैक करना है, खत्म होने वाला। ओके, हमारे जो लोक कथाएं हैं वो बहुत उसके अलग अलग रूप है, लेकिन मैं जल्दी करती हूँ। यहाँ पर जो हमारे जो उत्पत्ति है उस पर जो मैंने कहा था साइबेरिया, रशिया और वियतनाम की तरफ से आए हैं। ये हमारे जो पोशाक है उसमें जो यहाँ पर जो इन्होंने पहना है, यहाँ पर शेल्स डालते हैं जो इन्होंने पहना है। तो हमारे वहाँ पर अभी नागालैंड में शेल्स नहीं है। तो ये कैसे आए? क्योंकि हमारे पोशाक में था पहले से। अभी तो हम बस प्लास्टिक के यूज करते, लेकिन ये माना जाता है कि दिस इज एन एविडेंट ऑफ आवर एंसेस्टर्स वियतनाम में जब वो समुद्र के पास गए थे। और फिर ये जो कार्नेलियल नेकलेस है, ये साइबेरियन में लोग पहनते हैं, साइबेरिया में। ओके, नेक्स्ट, ये वीरता का
हमारे यहाँ पर वीरता का बहुत ही प्रचलित होते हैं और फिर वो करते हैं कि जो पुरुष है उनको अपने समाज की रक्षा करना चाहिए। तो ये पूरी बात है। आप अगर जाकर देखेंगे तो अगर आप कुछ लोग कोहिमा गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो गए हैं या नहीं इस जगह पे पूरी बात से। तो फिर इसमें अगर जाएंगे तो पूरी की कहानी जो है ये इसी पर ही निर्धारित है। फिर हमारे जो हमारे कुछ कथाएं हैं जहाँ पर जैसे कि कुत्ता कुत्ता किसी इंसान के साथ रहेंगे, या फिर हमारे में ये मानता है कि आदमी इंसान और बाघ भाई थे। तो ये अरुणाचल में भी मानते हैं। तो फिर इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं। फिर ये जो ये है सोफन्यो का ये एक लोक कथा है। ये अभी रोसुमा में है। ये सोफन्यो की मैं अभी कथा नहीं बताती क्योंकि समय के सीमित होने के कारण। लेकिन यहाँ पर जो दो पत्थर है, जो बड़ा वाला है वो सोफन्यो है और जो छोटा वाला है वो उनके बच्चे। तो ये माना जाता है कि जब ये मर गए थे, पत्थर छोटा था, लेकिन अभी जब रोसमा में रख रहे हैं पत्थर बढ़ रहे, बड़ा हो रहे, साल के साथ वो पत्थर भी बढ़ रहे। तो ये एक एविडेंस है कि हाँ जो वो बताते हैं वो सब सही सच है। देन हम लोग धार्मिक के स्तर पे भी कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, लेकिन आत्माओं बहुत सारे आत्माएं हैं उनको हम मानते हैं। लेकिन आत्मा क्योंकि हमारे भाई है तो हम डरते नहीं उनसे। फिर लास्ट में आ गई हूँ मैं। फिर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है। अगर आप गए हो तो आपको पता चलेगा। इधर नहीं है लेकिन हाँ, तो ये हर साल दिसंबर 1 से 10 को होते हैं। क्योंकि जो हमारे जो समाज है सब लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, तो फिर इसी वजह से हमारे जो ट्रेडिशन है वो लुप्त हो रहे। तो इसको बरकरार रखने के लिए सरकार ने, और फिर अभी बस सरकार ने जो संस्थाएं है या फिर चर्च है या फिर स्कूल है वो सब भी इसी में ही कार्य कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हमारा समय मैडम के हाथ में है, तो बिना किसी टिप्पणी के आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबसे कठिन काम दिया है, भोजन के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आयोजकों को विशेष तौर पे IIAS को धन्यवाद कि उन्होंने इतने सार्थक विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को होने की अनुमति दी। और प्रदीप को धन्यवाद कि उसने अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया, यहाँ इकट्ठा किया। लिडिया, आपकी जब वार्ता शुरू हुई तो आपने कहा आप साइबेरिया से आई हैं, और आपको देख के मैंने यकीन कर लिया कि आप साइबेरिया से आई हैं। उसमें मतलब कोई शक करने की, शक या सुबह की कोई वो नहीं थी, क्योंकि आप कम से कम बहुत मिलती हैं रशिया से। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तीनों ही पेपर जो प्रस्तुत किए गए बहुत ही सार्थक और सुंदर थे। और तीनों ही के बारे में एक चीज मैं बहुत 2 मिनट सिर्फ आप लोगों के लूंगी। जब मैं उसको पूरे को सार पर लेकर आऊं तो मुझे उन्होंने कार्बी ट्राइब के लिए बोला, इसने अपनी कम्युनिटी के बारे में बोला, सर मीजो के बारे में हमें बहुत सारा कुछ बताना चाहते थे। मैं क्षमा चाहती हूँ, समय का अभाव मुझे आपको रोकना पड़ा। लेकिन हम जिस चीज के लिए बैठे हैं ना, भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर एक बार एक तरफ को रख भी दें और हम बिटिया की इस बात को पूरी तरह से मान भी ले कि ये साइबेरिया से आई है, तो भी दिखता तो सब में भारत ही है। क्योंकि जब वो मुझे अलग अलग दवाइयों के बारे में बता रहे थे कि हल्दी से ये करते हैं, काली मिर्च से ये करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को अपनी दादी की रसोई याद आ गई होगी। चाहे वो उत्तर पूर्व का है, चाहे वो उत्तर का है, चाहे वो दक्षिण का है, चाहे वो पश्चिम से आया है, कि यही चीजें संपूर्ण भारत में सभी जगह घरेलू नुस्खों के रूप में काम में आती। And as a student of history of medicine, I can say that they are all there in Ayurveda. तो बेसिकली आज जिनको हम परंपरा के रूप में समझ रहे हैं,
वो भारतीय ज्ञान का हिस्सा है, सिर्फ वो परंपरा है, इसलिए हम उसको शायद विज्ञान समझने में झिझक रहे हैं, पर वस्तुतः वो सारे बहुत विस्तृत विज्ञान का हिस्सा है, जो परंपराओं में इस तरह से समाहित हो गया कि हमें किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही है, हमें पता है। और वही चीज जब लिडिया कह रही थी कि नागा प्रकृति की पूजा नहीं करते लेकिन प्रकृति को मानते हैं, बेटा प्रकृति की पूजा स्पेसिफिक तौर पे शायद हम में से कोई भी नहीं करता, हम प्रकृति को मानते हैं और खुद को उस प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम प्रकृति पूजक इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि हम खुद को उस सृष्टि का हिस्सा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उसी सृष्टि का हम भाग हैं, उसी से निकले हैं, उसी में वापस समाहित हो जाएंगे। जो आपने बोला, जो नागा मान रहा है ना, उसको अलग से भोग चढ़ाना, भाग देना वो आवश्यक नहीं होता। ये मानना कि मैं जहां से आई हूं वहीं वापस चली जाऊंगी, इसलिए आपने कहा कि आपने वो उसमें लिखा कि फेमिनाइन है, भगवान जो है वो फेमिनाइन है। आप वैदिक परंपराओं में जाएंगे तो वहां भी जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो फेमिनाइन से ही हुई है। आदि शक्ति, इस समय उनका ही उत्सव चल रहा है, तो आदि शक्ति हैं जिन्होंने बाकी सबको जन्म दिया है। और इसीलिए जब हम देवी पुराण पढ़ते हैं तो वहां पे उत्पत्ति नहीं आती है। जब हम विष्णु पुराण पढ़ेंगे, हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो उनकी उत्पत्ति होती है, भगवती की उत्पत्ति नहीं होती, वो है। तो उत्पत्ति ही भगवती से होती है, सृष्टि स्त्रीलिंग ही है, वो स्त्री है, नारी शक्ति का ही वो है, और वही चीज आप लोग भी मानते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितना भी देखा इस सब में उत्तर पूर्व के अलग अलग झलकियों में भारत ही देखा, और इसीलिए शायद इसी को समग्र भारत या अखंड भारत कहा जा सकता है। उस अखंड भारत को प्रणाम करते हुए मैं विराम देती हूँ। जो प्रकृति और मनुष्य की दरअसल बात हो रही है, पूर्वोत्तर उससे अलग कैसे होता है, एक लाइन में केवल मैं कहना चाहूंगा, पूर्वोत्तर का समाज प्रकृति और मनुष्य को अलग अलग सत्ता नहीं मानता है। उनके यहाँ प्रकृति और मनुष्य दोनों एक ही सत्ता है, भी नहीं मानते हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो बारीकी है वो दरअसल यही है। तो आप लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। नहीं, मैम भी नहीं मान रहे, मैं भी नहीं मान रही हूँ। आप संयोजक होंगे, लेकिन यहाँ मेरा विरोध है। संपूर्ण भारत में कहीं भी प्रकृति को अपने से अलग नहीं माना जाता है। वो प्रकृति और पुरुष परसों सर ने समझाया था, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया 2:30 बजे इस सदन में उपस्थित हो जाएं, और आगे के सत्र का संचालन डॉक्टर अमिश वर्मा सर और समापन सत्र का संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार यादव सर करेंगे।